जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे हल हो पाएंगे। और सफलता का मतलब क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छे नंबर एग्जाम में, अच्छे मार्क्स, ये है सफलता का पैमाना। चलो समाज तो हमको यही बताता है कि सफलता का पैमाना यही है। अभी आपको संस्कृत पढ़ने से अच्छा है कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कोडिंग भाषा जिसको बोलते हैं, वो पढ़ोगे तब अच्छी नौकरी मिलेगी। कि जो समस्या पहली नजर में तुम्हें देख के लगता है कि ये तुम्हारी वजह से सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, या लोगों को देख के लगता है कि ये इसकी वजह से इसके साथ हो रहा है, ये जो सोच है, अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? इन्होंने क्या पढ़ा है? राजनीति विज्ञान पढ़ा है क्या? पॉलिटिकल साइंस इन्होंने पढ़ा है? कुछ नहीं मालूम है। एक्सपर्ट एडवाइस देनी है, बस ज्ञान देना है, पता वता कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब किसी भी युद्ध में किसी दूसरे की सूचना को हथियाना उपयोगी होता है, लेकिन तब जब वो सूचनाएं किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, तब उन सूचनाओं को हथियाना। अदरवाइज वो सूचनाएं हमारा ही नुकसान कर देंगी। जल गई शम्मा, आ गए परवाने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, ये नहीं सोचना है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवांश पीडब्ल्यू आर्ट्स के हिंदी मीडियम के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं भैया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अध्याय 1 कक्षा 11वीं से। नाम क्या है? समाजशास्त्र एवं समाज। तो आज के इस बैच में जिसका नाम है आगाज, जहां पर आगाज हो चुका है समाजशास्त्र की आपकी क्लासेस का, समाजशास्त्र की ये कक्षाएं, एक एक चैप्टर को हम लोग खाल ब खाल, शब्द ब शब्द इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका है समाजशास्त्र एवं समाज। अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनना। चैप्टर को शुरू होने से पहले पहली चीज, 1 घंटे 10 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे हल हो पाएंगे। दूसरी चीज, लेक्चर के बाद आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर नोट्स होंगे, है ना, और इसको आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है। अगर ये 1 घंटे आप मेरे साथ रहते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपके इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करें। और ये नहीं सोचना है कि अभी लेट हो गया है, अभी शुरू करेंगे तो कैसे होगा, है ना। बैच का नाम देख रहा हो ना, आगाज। जल गई शम्मा, आ गए परवाने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, ये नहीं सोचना है। आगाज अच्छा है और अंजाम खुदा नहीं जानेगा, तुम जानोगे अगर तुम इस क्लास में बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, फोकस के साथ बैठोगे। 1 घंटे की बात है ना, 1 घंटे में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है? समाजशास्त्र एवं समाज। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो समाजशास्त्र विषय की बुनियादी समझ को हम डेवलप करेंगे, है ना। बहुत बेसिक्स समझेंगे, समाजशास्त्र है क्या, उस विषय में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना जरूरी होता है, समाजशास्त्र बाकी के विषयों से कैसे अलग है ना। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, क्या नेचर है, क्या प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बातें हैं, कहां से इस विषय का जन्म हुआ, कहां, और जन्म होने के बाद किस तरीके से ये कहां कहां फैला और किस रूप में फैला। ठीक, और बाकी के जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे ये विषय कैसे जुड़ा हुआ है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के क्रम में हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं को, परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें से एक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन या समाजशास्त्रीय कल्पना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं भाई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स वर्सेस पब्लिक इश्यूज, व्यक्तिगत समस्याएं और जनहित के मुद्दे, ये भी हम समाजशास्त्रीय कल्पना के अंदर ही पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म, आधुनिकता और पूंजीवाद क्या है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण क्या है, फिर उपनिवेशवाद क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नाम सुन के तुमको हो सकता है बहुत भारी भारी लग रहे हो, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। तुमको परेशान करने के लिए, बच्चों को, छोटे छोटे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को परेशान करने के लिए जो एग्जामिनर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं बुक के, वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान सी चीज है समाजशास्त्र। मतलब कि अगर आप अपने घर आस पड़ोस में एक पैनी नजर डालेंगे तो समाजशास्त्र क्या होता है ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर की मुख्य विषय वस्तु है जो हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, जब चैप्टर शुरू होता है ना, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं और तुम अपने मन में उन सवालों को सोचते जाना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीवन में सफल होने के लिए, और सफलता का मतलब क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छे नंबर एग्जाम में, अच्छे मार्क्स, ये है सफलता का पैमाना। चलो समाज तो हमको यही बताता है कि सफलता का पैमाना यही है। तो इस सफलता के पैमाने पर खरा उतरने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छी नौकरी नहीं कर पाता है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाता है, कोई बच्चा, तो आपको क्या लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ?
हम में से ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर लोग, समाज के लोग, नाते रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन, सब उस बच्चे को दोष देंगे, तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने मेहनत नहीं करी, दिन भर इधर उधर घूमते थे, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, दोस्तों के साथ मस्त रहे, है ना, ये पढ़ाई नहीं करी, समझ नहीं आता था, मोटी बुद्धि के हो, ऐसी तमाम बातें बोली जाएंगी। और ये मान लिया जाएगा कि अगर वो बच्चा मेहनत करता, मेहनत से पढ़ाई करता, ध्यान देता, फोकस करता, तो वो अच्छे नंबर ले आता, अच्छी नौकरी पा लेता। पर क्या ये सच में सच है? क्या यही सच्चाई है? आओ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जीवन भर हम लोग ये सुनते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, लेकिन हर आदमी जो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, क्या उसको सफलता मिल रही है? ये भी एक क्वेश्चन है। और मेहनत से क्या हर व्यक्ति पढ़ पा रहा है? सबसे पहले तो पढ़ने के लिए बेसिक चीज होनी चाहिए, उसके पास कॉपी किताब होनी चाहिए। भैया, कॉपी किताब ही नहीं है कुछ बच्चों के पास, सिर्फ एक कॉपी खरीद के बेचारे जैसे तैसे स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, दोस्तों की कॉपी किताबों से पढ़ते हैं, किताबें नहीं है। दूसरा, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है हम सभी को पता है, उसके बाद भी बेचारे मेहनत करते हैं, पर घर की स्थिति बहुत खराब है। घर आने के बाद कई बार उनको खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, मम्मी पापा के साथ किसी चाय की दुकान पे खड़े होना पड़ता है ना, कोई ना कोई जो घर का काम है उसमें हाथ बटाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो घर रात में चूल्हा नहीं जलेगा। ठीक, तो उनके पास पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा और वो ये काम करते रहेंगे। ठीक है, तो वो फिर रात में अगर वो पढ़ना भी चाहे, दिन भर फुर्सत मिलने के बाद इन सब कामों से रात में पढ़ने का मन किया तो लाइट नहीं आती है जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, जैसे तैसे इसके बाद भी वो पढ़ लिख करके पास हो जाते हैं और कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद भी समाज बोलता है कि आपने मेहनत नहीं करी। क्या सिर्फ मेहनत ये बच्चा मेहनत नहीं करता था? आप इन बच्चों को समझाओगे कि मेहनत क्या होती है? जो दिन दिन भर काम कर रहे हैं, माता पिता के साथ लगे हो, स्कूल में मेहनत कर रहे, उसके बाद अपनी भी पढ़ाई करिए? नहीं, इसको मेहनत करनी आती थी, इसके पास संसाधन नहीं थे, इसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई करोगे और सफलता पाओगे, ये जरूरी नहीं है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिल ही जाएगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब क्या है कि भाई कई बार ये होता है कि कौन सा विषय पढ़ना ज्यादा जरूरी है, कौन से विषय को पढ़ने से अच्छी नौकरी लगेगी। आज की तारीख में लोग बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं। ठीक है, ये परंपरागत कोर्सेज हैं, परंपरागत कोर्स हैं ये, है ना, मम्मी पापा के टाइम से चले आ रहे हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी। लेकिन आज के टाइम में कितने बीए, एमए, बीएससी, एमएससी घूम रहे हैं? ठीक, क्या सबको अच्छी नौकरी मिल जाती है? नहीं। अब गांव के बच्चों को ये सब पता ही नहीं है, छोटे शहरों के बच्चों को पता ही नहीं है कि बीए, बीएससी, एमएससी के अलावा भी कोई कोर्स होता है ना, कोई बढ़िया कोर्स होता है जिससे बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है। वो बेचारे यही कोर्स करेंगे, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं पर शहर में रहने वाले बच्चे, जिनके भैया दीदी किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनको बता देते कि भाई एक नया कोर्स आया है, उसका नाम है डेटा साइंस, ये कर लोगे अच्छी नौकरी लग जाएगी, है ना, इस फील्ड में इंजीनियरिंग कर लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। ठीक, तो कौन सा विषय पढ़ना है, कई बार यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इन बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, फिर अच्छा एक और बात आती है इसमें, तीसरी बात आती है कि मेहनत भी कर रहे हैं, अब हम मेहनत करते हैं और हम आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लड़का नहीं है, हम लड़की हैं। लड़कियों को यह समस्या होगी। हिंदुस्तान में छोटे शहरों में गांव की लड़कियां अगर सोचे कि उनको फौज में जाना है तो उनको कितना सपोर्ट मिलेगा कि फौज की ट्रेनिंग, फौज की नौकरी आसान नहीं होती है। पहले तो आपको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता है, घर से बाहर निकल लो वही बहुत बात की बात है। फिर अपने गांव से बाहर निकल लो, अपने शहर से बाहर निकल लो, और निकलोगे भी तो आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि परंपरागत जो पेशे हैं उसमें जाओगी। जैसे कि लड़कियों के लिए अच्छा पेशा कौन सा माना जाता है? फौज तो नहीं है। लड़की क्या बन जाए भाई? लड़की टीचर बन जाए, है ना, टीचर बन जाए, लड़की नर्स बन जाए। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो लड़कियां अगर इन पेशों में जाने की कोशिश करें, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, तो वहां पर बहुत सारी रुकावटें हैं। चौथी चीज, ठीक है, परिवार ही नहीं सपोर्ट करेगा, समाज ही नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि इन सारी चीजों को, बाधाओं को पार करके भी कोई लड़की मेहनत करके फौज में जाना चाहे, है ना, आईएएस बनना चाहे, तब अब उसके सामने समस्या क्या है कि इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कई बार 2 साल 3 साल भी चल सकती है। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ा बेटा है, परिवार अपेक्षा कर रहा है कि भैया का 12th हो गया, भैया का ग्रेजुएशन हो गया, अब भैया जल्दी से नौकरी कर ले, दीदी जल्दी से नौकरी कर ले। नौकरी कहां से कर लोगे? नौकरी करने के लिए आप बड़े सपने देख रहे हो जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं झट से। अब आप क्या करोगे? आप कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लोगे, है ना, छोटी मोटी नौकरी पकड़ लोगे, कहीं किराना स्टोर में काम पकड़ लोगे, कहीं पर शोरूम में काम पकड़ लेते हैं बच्चे, है ना, और फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है और जिंदगी भर वो उसी प्रोफेशन में, उसी व्यवसाय में रह जाते हैं। समाज क्या बोलता है कि सीरियस नहीं था ना तो कर नहीं पाया, मेहनत नहीं करता था ना तो कर नहीं पाया। इससे ज्यादा मेहनत कर लोगे आप? ये है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
जो चीजें जैसी दिख रही हैं असल में वैसी होती नहीं है। देखने में लग रहा है कि एक बच्चा मेहनती नहीं था इसलिए सफल नहीं हुआ, लेकिन जब समाजशास्त्र पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा नहीं, इसके अलावा भी कई सारे पैमाने हैं। लेकिन ये बातें हर आदमी नहीं समझ सकता, ये आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा है। वो क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा है। इसके लिए समाजशास्त्र पढ़ना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी को बोलते हैं ना कि जब आप समाजशास्त्र पढ़ लेते हो तो आपके पास एक चश्मा आ जाता है, एक अलग चश्मा आ जाता है, समाजशास्त्री चश्मा आ जाता है। जब उसको आप लगाते हो तो आपको पूरी दुनिया की हकीकत, सच्चाई बहुत गहराई तक दिखाई देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर एक टॉपिक आता है कि ये हम कैसे देख पाते हैं, इतनी गहराई में समाजशास्त्री कैसे देख पाते हैं कि भाई एक बच्चा सफल नहीं है तो उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत नहीं, दूसरे सामाजिक कारक भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना। एक बच्चा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, ठीक है, तो सामान्य दृष्टि से, सामान्य ज्ञान जिसको होगी, जिसको समाजशास्त्री ज्ञान नहीं होगा, सामान्य ज्ञान होगा, उसको क्या लगेगा कि ये अच्छे नंबर इसलिए नहीं लाया क्योंकि मेहनत नहीं कर पाया। जो समाजशास्त्री व्यक्ति है उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा देखते हैं क्या ये सच में मेहनत नहीं करता था, क्या सच में इसकी बुद्धि नहीं तेज थी, या दूसरे कारण थे। तब उसको समझ में आएगा कि भाई ये परिवार इसका बहुत गरीब था, ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाया, ठीक है, और इस वजह से इसको खेतों में काम करना पड़ता था, इसलिए ये काम नहीं कर पाया ठीक से। ठीक है, तो सामाजिक कारण भी कुछ थे, सिर्फ उस व्यक्ति के कारण नहीं थे, वही व्यक्ति रीजन नहीं था, समाज भी रीजन था उस व्यक्ति की इन सारी समस्याओं का। ठीक है, समाजशास्त्री ऐसे सोचते हैं और इस सोच को बोलते हैं समाजशास्त्रीय सोच, या बोलते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। चीजों को देखने का यह नजरिया कहलाता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। ठीक है, तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण बताता है कि आपके जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण नहीं है कि इंडिविजुअल आप आईएएस बनना चाहते हैं अब आईएएस बन जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजों को आपके पास ऐसा होना पड़ेगा, बहुत सारे समाजशास्त्री कारक हैं। क्या जब अब तक आपकी आईएएस की तैयारी करोगे तब तक आपके पापा पैसा खर्चा कर पाएंगे? क्या आपके पापा बूढ़े तो नहीं हो जाएंगे? क्या आपके परिवार में कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी कि आपको अपनी तैयारी छोड़ करके घर का ख्याल रखना पड़े, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मायने नहीं रखती, रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है? वो आपके आसपास की कंडीशंस भी हैं। ठीक है, तो अब ये सामाजिक कारक कौन कौन से हैं कि भाई जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा कि नौकरी का बाजार, पहले के समय में लोग खूब मेहनत करते थे, अभी संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृत दुनिया की सबसे कठिन भाषा है। ठीक, और संस्कृत पढ़ने के लिए आपको अपने धर्मशास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। आप सीख लो संस्कृत, आप पढ़ डालो, सारे वेद पढ़ डालो, सारे महाभारत पुराण सब पढ़ डालो संस्कृत में, ठीक, आप पंडित बन जाओगे। ठीक, तो क्या पंडित बन के आप बहुत पैसा कमाओगे? नहीं, पहले के समय पंडित तब भी कमा लेते थे। आज बेचारे पंडित इधर उधर जाते हैं, शादी कराते हैं, दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि अब नौकरी के बाजार में उस चीज की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं रही। अभी आपको संस्कृत पढ़ने से अच्छा है कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कोडिंग भाषा जिसको बोलते हैं, वो पढ़ोगे तब अच्छी नौकरी मिलेगी। तो यानी नौकरी का भी एक बाजार है भाई, उसके हिसाब से तुमको तैयार होना पड़ेगा, है ना? फिर आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है? आपके पापा टाटा बिरला अंबानी है या कोई साधारण से किसान है? ठीक है, आपका लिंग कौन सा है? लड़कियां घर से बाहर निकल लो, यही बहुत बड़ी बात है ना? घरी में रहो, तुम चूल्हा चौका करो, बर्तन करो, ऐसी सोच है लोगों की। ठीक, किस परिवार से आते हो, ये सारी चीजें आपके जीवन के परिणाम को निर्धारित करने में, है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब जो नौकरी का बाजार है, जो नौकरी का बाजार है वो किस तरीके का है? ये किस पर निर्भर करता है? सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब सरकार की आर्थिक या राजनीतिक नीतियां क्या हैं उस पर निर्भर करता है। अमेरिका में जाओगे तो उतनी ही पढ़ाई में आपको ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोगों को कम सैलरी दी जाती है, कम पेमेंट किया जाता है। क्यों कम पेमेंट किया जाता है? क्योंकि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। ठीक है, लोग ज्यादा हैं, लेबर ज्यादा है ना, मजदूर ज्यादा है, काम करने वाले ज्यादा हैं, और काम करने की डिमांड कम है, मांग कम है। तो जो कम पैसे में काम करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। वहीं अमेरिका में कुशल लोग कम है, कुशल कारीगर कम है, तो वहां पर सैलरी ज्यादा मिलती है। फिर उसमें सरकार की नीतियां भी कई बार आड़े आती हैं, है ना। इन सारी वजहों से आप देखोगे कि आपकी जीवन की सफलता काफी हद तक निर्भर करती है। ठीक है, आप और बाकी परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही। तो इन सारी बातों का कुल जमा मोल तोल क्या है? वो ये है कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? वो मानव समाज का, मानव समाज मतलब एक इंसान नहीं,
पूरी पूरी सोसाइटी है ना, कई सारे लोगों का, कई सारे ग्रुप का, कई सारे समूह का एक समग्र के रूप में अध्ययन करता है। एक अंतः संबंधित समग्र, अंतः संबंधित मतलब जिनका आपस में रिलेशनशिप है, आपस में उनके कुछ ना कुछ रिश्ते हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप सारे विद्यार्थी किससे जुड़े हुए, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, विद्यालय के शिक्षकों से जुड़े हुए हो, है ना। फिर ये आप और आपका विद्यालय, ये दोनों जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स को निखार करके बाहर निकालेगा, वो कितने लायक होंगे, ठीक, क्या वो नौकरी के लायक हैं कि नहीं, ये नौकरी का बाजार तय करेगा, नौकरी के लोग तय करेंगे, है ना, ठीक। और ये सारी चीजें कैसी होंगी, ये सरकार मिलकर के तय करेगी। तो सरकार, बाजार, विद्यालय, शिक्षा प्रणाली और हम सब लोग, ये सब देखने में तो अलग रंग रहे हैं, लेकिन आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं, अंतः संबंधित समग्र हैं हम, है ना। समग्र मतलब सब जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक। तो ये दिखाता है कि कैसे समाज और व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, ये इस चीज से हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था सी राइट मिल्स। मिल्स एक बाबा जी थे। ये जो मिल्स बाबा जी थे, ये अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे, और इन्होंने एक अवधारणा दी, एक संकल्पना दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको क्या बोलते हैं, समाजशास्त्रीय कल्पना। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्रीय कल्पना, ठीक। कल्पना क्या होता है, सोचना, ठीक। अब हर व्यक्ति के सोचने का अलग अलग तरीका होता है, हर व्यक्ति के सोचने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनको सिर्फ इतना दिखा कि अरे पढ़ा तनवड़ तनाई रहे, घूमा करत रहे डाएं डाएं, उनको ये लगा। लेकिन आपको पता है, आपके परिवार को पता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी, आप रोज दुकान पर काम करने जाते थे। ये किसको पता है, ये आपके परिवार को पता है। बात समझ में आ रही है। तो ये यहां पर एक प्रॉब्लम है जो आपको अलग बनाती है बाकी लोगों से, जो शायद आपके रिश्तेदार नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई समाजशास्त्री होगा तो इस बात को पहचान जाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं है, वो तुरंत आपके घर का बैकग्राउंड देखेगा, आप कहां से आते हो, अच्छा आप एक छोटे से शहर से आते हो, अच्छा आप इस जिले के पास इस गांव से आते हो, वहां पर अच्छे स्कूल नहीं है, वहां पर अच्छे ट्यूशन नहीं है, अच्छा आपके पास फिजिक्स वाला का बैच लेने के भी पैसे नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, अच्छा आपके पास ऐसी समस्याएं हैं। तो समाजशास्त्री इस चीज को ऐसे देखने लगेगा, अपने समाजशास्त्री नजरिए से देखने लगेगा। बस ये जो समाजशास्त्री नजरिया है, इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सी राइट मिल्स। उन्होंने इस कल्पना की अवधारणा दी थी कि व्यक्ति की समस्या को अगर हमको समझना है तो उसको हमको समाजशास्त्रीय नजरिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जनहित, यानी कि लोगों के साथ अच्छा कैसे होगा, लोगों का जो हित है वो लोगों पर डिपेंड नहीं करता, आपका हित सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करता, वो आपके आसपास की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। अब आप कहोगे तो सर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे 95% आ जाएंगे। वो बेटा ऐसे कह रहे हैं कि आपके आसपास परिस्थितियों को बदला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आपके पास अभी तक गाइडेंस नहीं थी, ठीक है, आपके पास अभी तक टीचर्स नहीं थे, अब तो ये बैच आ गया है ना, ठीक है। सोशियोलॉजी का कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था, समाजशास्त्र का, अब तो ये बैच आ गया है ना, परिस्थितियां बदल रही है ना, इस्तेमाल करो, है ना। तो सी राइट मिल्स ने क्या बताया कि जनहित यानी लोगों का हित उनके प्रयासों पर नहीं जुड़ा है, उनके एफर्ट्स पर नहीं जुड़ा है, समाज के संयुक्त प्रयासों पर जुड़ा है। यह बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ टॉपिक्स दिए हैं। अब ये समाजशास्त्री कल्पना है क्या, मैं तुमको बहुत बेसिक सी, बहुत शॉर्ट में बात समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। भाई तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुम मम्मी ने खाना बनाया दोपहर में, ठीक, दोपहर में लंच बनाया, खाना तुमने खाया, और खाना तुमने खाया, तुम्हारा मूड खराब हो गया कि कैसा खाना बना दिया, सब्जी में नमक नहीं है, दाल में नमक नहीं है। मम्मी ने कहा नमक इसलिए नहीं है क्योंकि नमक घर पे था नहीं। तुमने कहा अरे, अब ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है कि तुम्हारे घर में नमक था नहीं, ये तुम्हारे सिर्फ घर की प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि खाने में नमक नहीं है। अच्छा, तुमने कहा नमक नहीं है, हाँ ये भाई तो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन मम्मी तुमको बताना चाहिए था। मम्मी ने कहा कल रात में पापा से कहा था कि नमक ले आना तो खाना बन पाएगा ठीक से, पापा ने नमक ला के नहीं दिया। पापा आए तुरंत एक अखबार पढ़ते हुए कि अरे हमने नमक मिला ही नहीं, हम पूरे बाजार में घूमते रहे, कहीं नमक मिला ही नहीं। तुमने कहा ऐसे कैसे। अब तुम बाजार में निकले, तुमने भी देखा भाई एक दुकान में गए नमक नहीं है, 2 दुकान में गए नमक नहीं है, 3 दुकान में गए नमक नहीं है, 4 दुकान में गए नमक नहीं है। अब तुमको पता चला कि भैया इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो पाकिस्तान से जो नमक भारत में आता है पाकिस्तान ने वो भेजना बंद कर दिया, इसलिए बाजार में नमक खत्म हो गया, सेंधा नमक खत्म हो गया, ठीक। तो यानी कि अभी तक जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुम्हारे घर के खाने में मेहमानों को लग रहा था, तुम्हारे घर में मेहमान आए उनको लग रहा है इनके घर में तो बिना नमक का खाना मिलता है, ठीक, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो खराब लोग हैं, है ना। लेकिन
उनको अब समझ में आएगा कि ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, आपके परिवार की प्रॉब्लम, ये पूरे बाजार की ही प्रॉब्लम है, पूरे समाज की ही प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, आपने बताया कि भाई वो एक लड़की से मैं बात करने की कोशिश करता हूं, अपने दोस्त को बताया, तो वो मुझसे ऐसे उल्टा जवाब दे देती है, ठीक तरीके से बात ही नहीं करती है, वो हमसे तो कॉपी मांग लेती है, नोट्स मांग लेती है, जब हम उससे मांगते हैं तो मुंह घुमा के चली जाती है, एग्जाम में हमारा तो टीप लेती है, हम जब उसका टीपने की कोशिश करते हैं तो नहीं टिपाती है। आपके दोस्त ने कहा हाँ भाई यही प्रॉब्लम है, अपनी भी तो सेम प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तीसरे ने बोला हाँ हमारे साथ, चौथे ने बोला हमारे साथ। यानी सारे लड़कों के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है कि सारी लड़कियां अपना काम निकलवा के चली जा रही हैं। इसका मतलब ये सारी लड़कियां मिलकर कोई ना कोई सीरियल ऐसा देख रही हैं जहां पर ये इनको ट्रेंड किया जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो मैं तुमको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो समस्या पहली नजर में तुम्हें देख के लगता है कि ये तुम्हारी वजह से सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, या लोगों को देख के लगता है कि ये इसकी वजह से इसके साथ हो रहा है, कहीं उसके पीछे कोई गहरे कारण तो नहीं छुपे हुए हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई गहरे सामाजिक कारण तो नहीं छुपे हुए हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये, यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं कि भाई किसी व्यक्ति का बेरोजगार होना उसकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, ठीक, लेकिन इसके कई बार गहरे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों चीजों में अंतर करना हमको कौन सिखाता है? समाजशास्त्र, समाजशास्त्रीय कल्पना। समाजशास्त्रीय कल्पना जब हम समाजशास्त्रीय तरीके से सोचने लगते हैं तब हम पब्लिक इश्यू और पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में अंतर कर पाते हैं, यानी तब हम सामाजिक मुद्दे और व्यक्तिगत समस्याओं के बीच में अंतर कर पाते हैं। अदरवाइज हमको दोनों सेम लगती हैं। बात समझ में आ रही? यानी इन मुद्दों, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, इसका देखने में तो लग रहा है कि इसका संबंध किसी व्यक्ति से हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित नहीं है, ये उससे परे है। फॉर एग्जाम्पल, भाई अफ्रीका में जो गरीबी है, अफ्रीका के किसी आदमी से तुम मिलो, ठीक है, और वो बेचारा बहुत गरीब है, 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। तुम उससे कहा है पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी तुमने, मेहनत करी नहीं अपनी जिंदगी में, ठीक, कैसे आगे बढ़ोगे? वो कहेगा जरा हमारे देश में आओ बेटा, हमारे यहाँ हर आदमी गरीब है क्योंकि संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, बाहर के देश आके हमको लूट के चले गए हैं, ठीक है। और वही तुम किसी अमेरिका के आदमी के पास जाओ, अमेरिका का सबसे गरीब आदमी भी अफ्रीका के अमीर आदमी से अमीर होगा, अमेरिका का गरीब आदमी अफ्रीका के अमीर आदमी से अमीर हो सकता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका में कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो उसके समाज में ऐसा होगा, है ना, सरकार की पॉलिसीज, नीतियां ऐसी होंगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक मुद्दे हैं वो किसी एक व्यक्ति के घर से, उसकी परिस्थिति से नहीं जुड़े होते, वो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना से जुड़े होते हैं। सामाजिक संरचना का मतलब क्या है? सामाजिक संरचना मतलब समाज जिससे मिलकर के बनता है ना। समाज में जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, उस देश की राजनीति कैसी है, यानी वहां की सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, उस देश का समाज पूरा कैसा है, उस देश के अंदर आप देखो तो शिक्षा प्रणाली कैसी है, ठीक है। तो पूरी की पूरी सामाजिक संरचना तय करती है कि व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। जब एक व्यक्ति बेरोजगार होता है तो व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम है, जब लाखों लोग बेरोजगार होते हैं तो ये किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है, ठीक है। और ये मुद्दा सीधे सीधे किससे जुड़ा होता है? अर्थव्यवस्था से, सरकारी नीतियों से। तो कहने का मतलब क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन या समाजशास्त्रीय कल्पना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजशास्त्रीय कल्पना क्या है, आपको जवाब देना है कि समाजशास्त्रीय कल्पना पब्लिक प्रॉब्लम यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं और पब्लिक इश्यू यानी सार्वजनिक मुद्दों के बीच के अंतर को समझाती है। फिर आपको दोनों उदाहरण लिखने हैं, है ना, और बाकी चीजें तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगी। अब समाजशास्त्रीय कल्पना की भूमिका ये क्या है? समाजशास्त्रीय कल्पना तुमको एक और चीज समझाती है, ये तुमको इतिहास और व्यक्ति की जीवन कथा को, ये क्या बोल गए सर, कुछ नहीं समझ में आया, समझ ही नहीं आता है सर, हिस्ट्री और बायोग्राफी को समझाती, ये क्या ऊपर से निकल गया सर। तुमने कई बार सुना है ना कि तुम्हारी मम्मी तुमको बताती हैं, पता है हमारे दादाजी, जो तुम्हारे दादाजी थे ना, उनके पास हाईवे के पास एक जमीन थी, तो वो उन्होंने बहुत सस्ती बेच दी। अगर वो जमीन होती, उसकी कीमत आज करोड़ों में थी। अब तुमको लगता है सेट दादाजी यार, जमीन बेच दी, ठीक है। फिर तुम्हारी मम्मी तुमको बताती हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे ना, वो उनके दोस्त ने उनके साथ धोखा करके तुम कह शेट यार, एक बहुत अमीर बच्चा है। अब वो अमीर इसलिए है कि सिर्फ उसके पापा ने अच्छा किया अपने जीवन में, इसलिए अमीर नहीं है कि वो अच्छी नौकरी करते हैं इसलिए, ना 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 ना, उसके दादाजी, उनके दादाजी बहुत कंजूस थे,
उनने खूब पैसा बनाया। तो कंजूस आदमी अपनी जनरेशन के लिए तो बड़ा बुरा होता है कि पैसा ही नहीं खर्च करता, लेकिन वो पूर्वज बहुत बढ़िया होता है, वो दादा बाबा बहुत बढ़िया होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं, खर्चा ही नहीं करते, तो आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति आज अमीर है तो सिर्फ इसलिए अमीर नहीं है कि अपने जीवन में उसने मेहनत नहीं किया, ना 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 ना। तुम आज की तारीख में अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है और तुम आईएएस भी बन जाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, यानी तुम अपने जीवन के 40, 45, 50 साल तो इसी में बिता दोगे। ठीक है, बचेगी 10 साल की नौकरी, उस 10 साल की नौकरी में कितना एंजॉय कर लोगे, कितनी अमीरी दिखा लोगे, है ना। लेकिन अब सोचो, किसी बच्चे के पापा पहले से आईएएस है, उसके पास गाड़ी है, 4 गाड़ी है, ठीक है, घर है, तो अब जब इस बच्चे की नौकरी लगेगी तो उसको गाड़ी और घर की चिंता ही नहीं है। ठीक है, ये 30 साल से ही वैसी जिंदगी जीना शुरू कर देगा, 25 साल से, है ना। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं जनरेशनल वेल्थ, यानी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति आपको और अमीर बनाती है, और इससे पता चल रहा है कि जो व्यक्ति आज गरीब है ना, तो उसके पीछे हो सकता है कि उसका पास्ट के कुछ कारण हो, और जो व्यक्ति अमीर है ना, उसके पीछे भी हो सकता है कि उसके परिवार का इतिहास हो। यानी व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति के जीवन कथा, किसी व्यक्ति की जो बायोग्राफी है, वो अक्सर उसके इतिहास से प्रभावित होती है। यह बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। एक कहावत है, कहावत पता है क्या है? कहावत यह है कि जो कठिन समय होता है, जो कठिन समय होता है, वो बहुत ही मजबूत व्यक्तियों का निर्माण करता है। जो मजबूत व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने आसपास की स्थिति को बदल देते हैं, उसको बहुत आसान बना देते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं जिंदगी में। तो वो क्या करते हैं? वो आसान समय का निर्माण करते हैं। अब जब आसान समय आ जाता है तो वो बच्चे मेहनत नहीं करते, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, कुछ अचीव नहीं करते। आसान समय कमजोर व्यक्तियों को बनाता है, कमजोर व्यक्ति फिर से कठिन समय को बनाते हैं, कठिन समय फिर से मजबूत व्यक्तियों को बनाता है, मजबूत व्यक्ति तो क्या है? कठिन समय मजबूत व्यक्तियों को बनाता है, मजबूत व्यक्ति आसान समय का निर्माण करता है, आसान समय कमजोर व्यक्तियों को बनाता है, और कमजोर व्यक्ति फिर से कमजोर समय को बनाते हैं, और कमजोर समय फिर से मजबूत व्यक्तियों को बनाता है, और मजबूत व्यक्ति, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। यानी तुमको किसी का आज समझना है तो तुमको उसका कल समझना होगा, और इसके लिए कोई व्यक्ति ऐसा क्यों है? कई लोग होते हैं ना, गुस्सा आती है उनको, जैसे कि कई लोग होते हैं कि वो तमीज से बात नहीं करते, वो हर बात पे उल्टा जवाब देते हैं, चीख के बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं। अब कई लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं कि बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन जो समाजशास्त्री है वो सोचेगा ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि इसको बेचारे को घर से कभी प्यार ही नहीं मिला, घर पे सब लोग इसको चिल्लाते थे, तो इसको लगता है कि बात करने का तरीका ही यही होता है, तो ये भी चिल्लाता है। इसको बहुत प्यार करने की जरूरत है, इसको बहुत प्यार से डील करने की जरूरत है ना। ये समाजशास्त्री समझता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास और जीवन कथा को समझने में समाजशास्त्र इन दोनों के संबंध को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जनहित के मुद्दे और व्यक्तिगत समस्याओं के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को साफ करता है। ठीक, अब जैसे इसका तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं कि जब किसी समाज का, अब फॉर एग्जांपल एक गांव था, है ना, एक गांव था। इस गांव में लोग अपना पालन पोषण कैसे करते थे कि इस गांव में एक जमींदार था। ठीक है, इस गांव में 3 तरीके के किसान थे, अमीर किसान, ठीक है, ठीक, गरीब किसान, ठीक, और बहुत गरीब किसान। अब सोच के देखो, अमीर किसान के पास बहुत सारी जमीन होगी तो एक तरीके से जमींदार होगा। ठीक, इसके पास सिर्फ मतलब भर का होगा जिससे सिर्फ अपना काम चला सके। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत गरीब किसान होगा, जो बहुत गरीब किसान होगा इसके पास जमीन नहीं होगी, भूमिहीन होगा ये, है ना, क्या होगा? भूमिहीन होगा। तो अब इसका पेट कैसे भरेगा? अब सोच करके देखो, ये अमीर किसान के पास जितनी जमीन है, पूरी जमीन पर खुद तो खेती करेगा नहीं, अमीर आदमी है भाई, एंजॉय करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा। तो ये जो भूमिहीन किसान है, ये इसकी जमीन पर खेती करेगा और उससे कुछ पैसे ले लेगा। इस तरीके से इसका जीवन चलेगा भूमिहीन किसान का, है ना। तो ये क्या करेगा? इसकी जमीन पर खेती करेगा और इससे मेहनताना लेगा, इससे जो भी है दिहाड़ी लेगा। ठीक, अच्छा, अब मान लेते हैं कि धीरे धीरे मशीनों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि अब पैसा कमाने का तरीका सिर्फ खेती नहीं है, अब पैसा कमाने का तरीका है फैक्ट्री लगाओ, कपड़ों की फैक्ट्री लगाओ, बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगाओ। ठीक, अब गांव में 3 लोग हैं, 3 तरीके के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब, बहुत गरीब। फैक्ट्री असल में कौन लगा पाएगा? जो सच में अमीर है, जिसके पास पहले से पैसा है ना, ये अमीर किसान ही लगा पाएगा। ठीक है, यही फैक्ट्री लगा पाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये अब उद्योगपति, ये उद्योग लगाएगा। ठीक है, ये जो अमीर किसान है यही उद्योग लगा पाएगा। ठीक, गरीब किसान तो लगा नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास मतलब भर का था, कोई सेविंग्स नहीं थी। बहुत गरीब किसान को तो भूल जाओ। ठीक है, तो ये जो उद्योग लगाएगा,
तो ये क्या कहलाएगा, ये उद्योगपति कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है इसके उद्योग के अंदर या इसकी फैक्ट्री के अंदर क्या बनता हो, बीड़ी बनती हो, सिगरेट, कुछ भी बन सकता है ना, कपड़े बनते हो। ठीक, अच्छा, अब इसके उद्योग में, इसकी इंडस्ट्री में, इसकी फैक्ट्री में काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, यही भूमिहीन किसान, क्योंकि अब ये व्यक्ति खेती नहीं करता, अब ये जमींदार नहीं है, अब ये उद्योगपति हो गया। ठीक है, तो इसने अपनी जमीनों पर क्या लगा लिया, जहां जिन जमीनों पर खेत होता था उस जमीनों पर फैक्ट्री लगा ली। तो इस फैक्ट्री में काम कौन करेगा, यही भूमिहीन किसान, जो अभी तक, पहले क्या था, अमीर किसान के पास भूमि थी, उस भूमि पर वो खेती करवाता था। तो अब उस, और खेती कौन करता था, जिसके पास भूमि नहीं थी। अब अमीर किसान क्या बन गया है, उद्योगपति बन गया, उस भूमि पर उसने उद्योग लगा लिए हैं, फैक्ट्री लगा ली है। इस फैक्ट्री में काम कौन करेगा, वही जिसके पास जमीन नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या, जब किसी समाज का औद्योगिकरण हुआ, जब किसी समाज में नए उद्योग लगे, है ना, नए उद्योग लगे आकर के, तो जो वहां पर किसान श्रमिक हुआ करता था, श्रमिक यानी कि मजदूर हुआ करता था, लेबर हुआ करता था, वो क्या बना, वो क्या बना, वो एक किसान जो था वो श्रमिक बन गया, जो अभी तक खेती करता था वो क्या बन गया, श्रमिक बन गया, मजदूर बन गया। और एक सामंत, सामंत का मतलब क्या होता है, जमींदार, है ना। ठीक है, जमींदार, जमींदार क्या बन गया, एक बड़ा व्यवसायी बन गया। यही तो हुआ कि अमीर किसान यानी जमींदार क्या बन गया, बड़ा व्यवसायी बन गया, और छोटा किसान क्या बन गया, वो एक श्रमिक बन गया, मजदूर बन गया। ठीक है, तो किसी का, आज अगर तुम्हें देखना है, आज किसान किसान है, तो वो किसान पास्ट में क्या था, ये समझने के लिए तुमको समाजशास्त्रीय तरीके से सोचना पड़ेगा, समाजशास्त्रीय कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आगे की बातें समझते हैं। समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। ठीक है, अब यही चीजें, यही एग्जाम्पल यहां पर लग भरे हुए हैं कि जब कोई एक वर्ग ऊपर उठता है, ठीक है, तो सिर्फ एक व्यक्ति बेरोजगारी से मुक्त नहीं होता, पूरा समाज बेरोजगारी से मुक्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, इसका असर भी समाज पर पड़ता है। जब कहीं पर युद्ध होगा, जब कहीं पर युद्ध होगा, तो युद्ध में सैनिकों की जरूरत होगी। तो क्या करेगा वो देश की सरकार क्या कहेगी, सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके सैनिक बन जाओ। तो क्या पता कोई बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाए, है ना, एक क्लर्क हो सकता है रडारमैन बन जाए। ठीक है, तो अब इसको ये काम आता नहीं था, ये काम ये करता नहीं था, लेकिन बदलती हुई जरूरतों के अनुसार चीजें बदली, है ना। अब हो सकता है कि इन लोगों को जब सीमाओं पर बुला लिया जाए, जैसा रशिया में हो रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, तो रूस के सारे पुरुषों को युद्ध में बुला लिया गया है। अब उस देश की महिलाएं जो हैं वो अकेली रह गई हैं। ठीक है, अब वहां पर कई बच्चे जो हैं, जो पिता के बिना बड़े होंगे, अनाथ अवस्था में बड़े होंगे। बात समझ में आ रही है। यही है क्या, समाजशास्त्री कल्पना। समाजशास्त्री ऐसे समझते हैं, वो समझते हैं कि चीजों के बीच में व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं और जनहित के जो मुद्दे हैं उनके बीच में संबंध क्या है, जो इतिहास है और जो आज है उसके बीच में संबंध क्या है, ये सारी चीजें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से यहां पर काफी रहेंगी। हाँ, अब देखो, समाजों में बहुलताएं एवं समानताएं, ये अगला टॉपिक है। समाजों में बहुलताएं एवं असमानताओं का मतलब क्या है, कोई भी समाज जो है ना, वो सबसे पहले तो देखो एक जैसा नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है, समाज क्या है, भिन्न प्रकार का होता है। जैसे भारतीय समाज है, तो भारतीय क्या समाज में क्या सारे लोग एक जैसे हैं, नहीं है, सारे लोग अलग अलग हैं। यानी भारतीय समाज क्या है, अलग अलग है, अलग अलग लोगों से मिलकर बना हुआ है। भारत के अंदर देखोगे तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैन है। ठीक, अच्छा, सिर्फ ऐसे ही लोग अलग नहीं है, लोग भाषाओं के आधार पर अलग अलग हैं। कोई हिंदी पट्टी का निवासी है, कोई बंगाली, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई गोरखा, कोई जाट, कोई मराठा, कोई सिख, कोई मद्रासी, लेकिन सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये सारे लोग अलग अलग जाति से आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से को बोलते हैं, लेकिन ये सब है क्या, भारतीय हैं। तो भारत एक समाज है, उस समाज में बहुत सारी बहुलताएं हैं। बहुत बहुलताएं मतलब बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग हैं, है ना। अब ये जो भारतीय समाज है, ये दुनिया में भी एक समाज है। कैसे, भारत के अंदर बहुलताएं तो तुमको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये भारत में सिख, ईसाई, मुसलमान सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सिख, ईसाई, मुसलमान मान लेते हैं अमेरिका में मिल गए तो वहां भारतीय ही कहलाए जाएंगे। ये सिख, ईसाई, मुसलमान अगर एक क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के सामने बैठेंगे और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम रहेगी, क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड की टीम रहेगी, तो ये सारे अलग अलग जरूर हैं, सिख, मुसलमान, हिंदू, लेकिन ये सब इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। यानी कि जिस प्रकार भारत पूरी दुनिया में एक भारत एक क्या है, बहुलता वाला देश है, उसी तरीके से भारत के अंदर भी बहुत सारी बहुलताएं हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, भारत में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और क्या ये सारे लोग बराबर हैं, नहीं। तुम देखोगे तो भारत के अंदर
जाति के आधार पर एक संरचना बनी हुई थी, है ना, जाति के आधार पर संरचना बनी हुई थी। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र उससे सॉरी क्षत्रिय उससे नीचे है, वैश्य उससे नीचे है, शूद्र उससे नीचे है। यानी भारतीय समाज में अलग अलग स्तर बने हुए थे। भारतीय समाज में क्या बने हुए थे? अलग अलग स्तर बने हुए थे। ठीक है, क्या बने हुए थे? स्तर बने हुए थे। ठीक है, स्तर मतलब कि क्या होता है? लेयर्स, है ना, परतें बनी हुई थी। सबसे ऊपर कौन है भाई? सबसे ऊपर कौन है भाई? ब्राह्मण है। दूसरे नंबर पर कौन है? क्षत्रिय है। तीसरे नंबर पर कौन है भाई? वैश्य है ना। चौथे नंबर पर कौन है भाई? शूद्र है ना। तो ये अलग अलग स्तर हमको समाज में देखने को मिल रहे हैं। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हो गया, ठीक है, ये क्षत्रिय हो गया, ठीक है, ये शूद्र हो गया, ठीक है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये वैश्य हो गया, ये शूद्र हो गया। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है सामाजिक स्तरीकरण। किसी भी समाज में लोगों का अलग होना, ऐसा लोगों के अलग होने से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है ना। लोगों के अलग होना ठीक है, इससे ये नहीं होता कि वो ऊंचा है वो नीचा है। ठीक, हो सकता है कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, उसमें बुराई क्या है? कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, उसमें बुराई क्या है? बुराई तब है जब उस आधार पर आप समाज में गैर बराबरी लाओ, जब उस आधार पर आप समाज में स्तर बना दो। ठीक है, और इन्हीं स्तरों को बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। वहां पर आप इसमें आप समाज में क्या बना दे रहे हो? एक पद अनुक्रम बना दे रहे हो। क्या बना दे रहे हो? एक पदानुक्रम व्यवस्था बना देते हो। पदानुक्रम व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना। ये चीज गलत होती है। लोगों का अलग होना अलग नहीं भाई, भगवान ने दो उंगलियां बराबर नहीं बनाई, तो हम कौन होते हैं? समाज में एक से ज्यादा लोगों का होना अच्छी बात है, लेकिन उसके आधार पर जब समाज में ये होने लगे, ऊंच नीच होने लगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक, समकालीन विश्व में हम भारत के अंदर हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच में होते हैं तो हम हमारे समाज की यानी भारतीय समाज की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम भारत के अंदर अपने समाज की बात करते हैं तो मेरा मतलब हो सकता है हिंदू समाज से, किसी और का मतलब हो सकता है मुसलमान समाज से, है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसका एग्जाम्पल देते हुए एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हुए, बहुत बड़े फिल्में बनाते थे, जिनका नाम था सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ने यह बोला कि समाज में ना इतने सारी चीजें होती हैं कि कई बार जब उनको अपनी पिक्चर बनानी होती है तो पिक्चर में समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज को दिखाएं। क्या वो गांव में, अगर मान लो उनको कोई गांव का दृश्य दिखाना, तो समझ नहीं पाते हैं कि गांव के अंदर क्या दिखा, क्योंकि गांव में बहुत कुछ है भाई। चारागाहों पर चलती हुई गायें हैं, घास के मैदानों पर। ठीक है, फिर तुम देखोगे तो क्या बोलते हैं, इतिहास में वो पास्ट में चले जाएं, वो महाभारत दिखाएं, रामायण दिखाएं, या वर्तमान में रह करके अलग अलग दृश्य दिखाएं कि कहीं पर खूब भीड़ भाड़ है, कहीं पर लोग सड़कों के बीच का कोलाहल, स्टेशन के बीच का कोलाहल, है ना। कहीं पर तुम देखोगे तो भाई गरीब आदमी सड़क पर बैठ के खाना खा रहा है। तो एक फिल्म बनाने वाला व्यक्ति जब फिल्म बनाता है तो उसको कोई भी दृश्य जब शूट करना होता है तो समझ नहीं पाता है कि वो किस दृश्य को ले, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। ठीक ऐसे ही हमारा समाज है। समाज के अंदर भी कई सारे समाज हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको एक बार, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता भी दिया है ना, कि जेम्स फ्रीमैन ने इसके बारे में बताया, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, कि उन्होंने बताया कि जैसे मैंने बताया सत्यजीत रे की पिक्चर में कि भाई एक दलित व्यक्ति जो जमीन पर बैठा हुआ है उसको पूरे गांव ने अलग कर दिया है। सामाजिक स्तरीकरण का ही तो उदाहरण है ना भाई, कि समाज, मैंने क्या बताया कि भाई समाज में ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य से नीचे और शूद्र से नीचे। और शूद्र इतने नीचे माने जाते थे, इनको दलित बोला जाता था, कि कई लोग इनको छूना नहीं पसंद करते थे, इनको गांव से बाहर रखा जाता था। तो वहीं पर जेम्स फ्रीमैन ने बताया कि जब वो भारत में एक बार आए तो उन्होंने क्या देखा कि भाई चाय की एक दुकान है गांव के अंदर, वहां धूल भरी सड़क है, गांव दुकान में सब लोग चाय पी रहे हैं बैठ करके, लेकिन एक व्यक्ति है जो सड़क पर बैठा हुआ है, और दुकानदार ने एक व्यक्ति सड़क पर बैठा हुआ है। ठीक, और उस व्यक्ति ने जो सड़क पर बैठा हुआ है ये वो दलित है। ये बात जेम्स फ्रीमैन को कैसे पता चली? क्योंकि उस व्यक्ति के बगल में एक चाय का गिलास रखा है और एक प्लेट रखी हुई है। ठीक, वो अपने बर्तन साथ में लेकर के चलता है, क्योंकि उसको पता है इस समाज के अंदर कोई भी उसको अपनी दुकान से चाय नहीं देगा, कोई उसके घर से पानी नहीं देगा, है ना। तो वो अपने बर्तन साथ में लेकर के चलता है, ताकि वो जब पानी किसी से मांगे तो उसको मिल जाए, चाय किसी से मांगे तो मिल जाए। ये एक बात तरीके का संकेत है कि वो व्यक्ति अछूत है, वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो व्यक्ति अछूत है ना। और यही है सामाजिक स्तरीकरण। जेम्स फ्रीमैन जब भारत में आए तो उन्होंने बोला कि भाई भारत में जिस तरीके का सामाजिक, ऐसा नहीं कि उनके समाज में सामाजिक स्तरीकरण नहीं था,
हर जगह मनुष्य के समाज में हर जगह स्तरीकरण होता है। कोई समाज में अमीरी गरीबी के हिसाब से स्तरीकरण की जो अमीर है वो सबसे ऊपर है, गरीब उससे नीचे है। कोई कहता है गोरे सबसे ऊपर है, काले उससे नीचे है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर है। ठीक है, चलो ठीक, ये असमानता का चित्रण है। यहां पर फिर तुमको अमर्त्य सेन का एक एग्जाम्पल दिया है, इसको तुम रीड कर लेना, है ना। ये सारी चीजें मैं तुमको आज पूरी समझा चुका हूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसको एक बार तुम रीड कर लेना अपने आप से। ठीक है, अच्छा, अब क्या है अगला टॉपिक, असमानता के आयाम, है ना। असमानता, असमानता के आयाम, डायमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, सामाजिक स्तरीकरण। ठीक, कि एक समाज में अलग अलग स्तर होते हैं और यही से इसी को हम असमानता बोलते हैं कि एक को ऊपर बोल रहे हैं, एक को नीचे बोल रहे हैं, यही तो असमानता है। तो असमानता कितने प्रकार की होती है? एक ही प्रकार की असमानता नहीं होती, कई प्रकार की असमानता होती है ना। कई लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो कम पैसे वाले को हे दृष्टि से देखते हैं, है ना, खराब नजर से देखते हैं कि अरे ये तो नीच है, हमसे तो बेकार लोग, इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ चाय नहीं पियेंगे। इसको आर्थिक असमानता बोलते हैं। कई बार शैक्षिक असमानता होती है कि कोई बहुत शिक्षित वर्ग है ना, तो वो कम शिक्षित वर्गों को हे दृष्टि से देखेगा। हो सकता है कम शिक्षित वर्ग के पास पैसा हो, लेकिन वो लोग उनसे कहेंगे हाँ एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, फिर राजनीतिक असमानता, कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्ति है, क्यों, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, वो मोदी जी हैं, वो अमित शाह हैं, है ना। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास बिल्कुल पावर नहीं है, वो एक फोन घुमाते हैं उनका सारा काम होता है, और ये लोग थानों के चक्कर काट काट के मर जाते हैं, या अस्पतालों के चक्कर काट काट के मर जाते हैं, इलाज नहीं मिलता, है ना। हमको लगता है जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हमारा कोर्ट कचहरी से चक्कर नहीं पड़ता, हमको लगता है कि इन जगहों पर न्याय होता है, पुलिस हमारी बातें सुनती है, वहां पर जस्टिस होता है। लेकिन जब हम पहली बार कभी इन चीजों में फंसते हैं ना, तो हमको समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ उसकी बात सुनी जाती है जिसके पास ताकत है, पैसा है ना। फिर सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक असमानता मतलब कि सामाजिक तौर पर समाज में किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है उसके जन्म की वजह से। जैसे भारतीय समाज में क्या थी, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ने, ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया था कि उनको ज्यादा सम्मान मिले, या शूद्रों ने ऐसा क्या किया था कि उन बेचारों को अपमान मिले। लेकिन जाति व्यवस्था ऐसी थी कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। तो भाई शूद्रों को समाज में उतना सम्मान नहीं था, ब्राह्मणों को सम्मान था। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे प्रोफेशन थे, ऐसे व्यवस्थाएं थे, शिक्षा देना शिक्षा लेना उनका काम था, धर्म से संबंधित काम उनके थे। क्षत्रिय राजा होता था, उन लोगों को सम्मान मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा है ना। लैंगिक असमानता, है ना, एक लड़के को कैसा जीवन मिलता है जन्म के बाद से, और एक लड़की को कैसा जीवन मिलता है। एक लड़के को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो बाहर जाएगा, बड़े होकर के नौकरी करेगा, पूरे परिवार का पालन पोषण करेगा। हो सकता है वो ये नहीं चाहता, पर इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको करना है, उसके ऊपर ये चीजें डाल दी जाती हैं। ठीक, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये सारे काम करेंगे। लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की घर संभालेगी, चूल्हा चौका करेगी, बर्तन करेगी। ठीक है, और लड़की हो सकता है जॉब करना चाहती हो, बाहर जाना चाहती हो, पर नहीं, तुम चूल्हा चौका करोगी, बर्तन करोगी। हो सकता है किसी लड़के को खाना बनाना बहुत पसंद हो, तो वो शेफ बनना चाहता है, उससे कहा जाएगा लड़कियों वाले काम करोगे भग। हो सकता है कोई लड़की आर्मी में जाना चाहती है, उससे बोला जाएगा लड़कों वाले काम करोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ तरीके की असमानताएं हैं जो लगातार हमको समाज में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब ठीक है, तो ये सारी चीजें ही जो हैं, इसके बारे में हम समाजशास्त्र में एक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। इनमें से मैंने जितनी चीजों की बात करी, उन्हीं चीजों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में एक विषय के रूप में करते हैं। अब समाजशास्त्र में क्या क्या चीजें हमने बता दिया कि भाई, सबसे पहले तो हम समाजशास्त्री कल्पना को समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि समाज में जो असमानताएं हैं उनको समझते हैं, जो बहुलताएं हैं उनको समझते हैं। ठीक है, अब समाजशास्त्र क्या है ना, बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग है। समाजशास्त्र एक विधिवत अध्ययन है, चीजों का सिस्टमैटिक स्टडी है। ठीक, तरीके हैं समाजशास्त्र को पढ़ने के, समझने के तरीके हैं, जो आगे के क्लासेस में अगर तुमने समाजशास्त्र पढ़ा तो समझोगे। हर विषय, और जो आम व्यक्ति होता है, जो समाजशास्त्री नहीं होता, कभी तुमने एक चीज देखी है कि साइंस वाले जो है ना, वो आर्ट्स वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ठीक, बड़ा मजा है, कोई सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये जो मेंटेलिटी ना, ये कोई सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ के दिखाओ, साइंस पढ़ के दिखाओ, ये है सब्जेक्ट, ये इसमें लगती है मेहनत। ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत लगती है। साइंस में क्या होता है कि जो साइंस या मैथ्स की चीज होती है, मैथ यानी कि जो गणित की चीज होती है, वो तुम अपने आसपास देख नहीं पाते हो। ठीक है, अब गणित में फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है ना अलजेब्रा में,
होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, ये इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं। अब ये तुमको अपने आसपास कहां दिखाई दे रहा है, तुम ढूंढो a² कहां है, b² कहां है। इसके लिए तुमको मैथ्स को स्पेशली जाकर के पढ़ना पड़ेगा एक विषय के रूप में। लेकिन मोदी जी कहां है, तुमको दिखाई दे रहा है। संसद क्या होती है, तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। संसदीय प्रणाली क्या होती है, तुमको दिखाई दे रहा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, तुमको दिखाई देगा। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है। परिवार क्या होता है, अब समाजशास्त्र में जो चीजें हम पढ़ते हैं, परिवार के बारे में पढ़ते हैं, तुमको दिखाई दे रहा है। शादी क्या है, तुमको दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली, परिवार, शादी। राजनीति क्या है, तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, तुम्हारे आसपास सब कुछ हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ठीक। इलेक्शन, चुनाव क्या होते हैं, तुमको आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक। अब होता क्या है जनरली कि तुम देखोगे सलून की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर खूब चाय चर्चा होती है। मोदी जी जो कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, मोदी जी ने ये जो पाकिस्तान पर हमला किया, ये इनको नहीं करना चाहिए। सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, सब एक्सपर्ट बन, पता कुछ नहीं है। ये जो मोदी जी ने रूस के साथ ये समझौता किया है, इससे जो भारत के किसान है ना, उनका बड़ा नुकसान हो जाए, नहीं ये नहीं करना चाहिए था। ये जो सोच है, अब ये लोग क्यों कर रहे हैं, इन्होंने क्या पढ़ा है, राजनीति विज्ञान पढ़ा है क्या, पॉलिटिकल साइंस इन्होंने पढ़ा है, कुछ नहीं मालूम है। एक्सपर्ट एडवाइस देनी है, बस ज्ञान देना है, पता वता कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चीजें एटलीस्ट आंखों के सामने होती हैं तो नजर आती हैं, तो उनको लगता है इसके बारे में तो कोई भी जानता है, इसके बारे में तो कोई भी बता लेगा, इसको पढ़ने की जरूरत थोड़े है, क्योंकि नजर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए साइंस वाले तुम देखो जबरदस्ती घुसते हैं हम लोग के सब्जेक्ट में, डिबेट करते हैं, बोलते हैं। हम सभी को पता है कि वो सब फालतू बातें बोल रहे हैं, उनको कुछ पता वता नहीं है, सिर्फ हवा में देख के, इंस्टा रील देख के वो ज्ञान दे रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है उनको, लेकिन उनको बोलना है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन अच्छी पार्टी है, ठीक, क्योंकि वो चीजें उनको आसपास दिखाई दे रही हैं। विधिवत अध्ययन उन्होंने नहीं किया। विधिवत अध्ययन करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो वो सोचते हैं और जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक। और हम लोग मैथ्स के बारे में बात नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें अपने आसपास दिख नहीं रही है, उसका विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। करना इसका भी पड़ेगा, समाजशास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का, हिस्ट्री का, सबका करना पड़ेगा, लेकिन वो दिख रहा है तो सबको लगता है हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो वही है, समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है अलग अलग समाजों में। अब ये विधिवत अध्ययन का मतलब क्या है भाई, रिसर्च होती है ना, जाकर के फील्ड स्टडी की जाती है, जिसको रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। फील्ड रिसर्च की जाती है, सर्वे होते हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं, है ना, सर्वेक्षण होते हैं, ठीक है। फिर फाल्सिफिकेशन का एक सिद्धांत, तो बहुत सारी चीज होती है ना। बस फिलहाल के लिए इतना समझो, फील्ड स्टडी होती है। फील्ड स्टडी मतलब जहां पर जा करके ऑब्जर्वेशन एनालिसिस किया जाता है, वहां पर जहां पर ये स्थितियां पैदा हो रही हैं वहां पर जा करके सर्वे करना है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोगों को जैपनीज इंसेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी होती थी ईस्टर्न यूपी में, गोरखपुर वगैरह में, तो उसके जो समाज पर असर पड़ते थे वो पढ़ने के लिए हमको जाना पड़ता था, उस जगह पर लोगों के आसपास घूम करके सर्वे करना पड़ता था। हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, साइंस वालों को लगता है नहीं होता है। तो यानी कि एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, विज्ञान की पद्धति, जैसे विज्ञान काम करती है ना, विज्ञान कैसे काम करती है। पहली बात तो विज्ञान हर चीज पर भरोसा नहीं करती, हर चीज पर सब शक करती है ना, हर चीज पर शक करेगी। विज्ञान कभी नहीं कहेगी कि ये बात पूरी सही है, वो कह रही है कि इसको सही माना जाएगा जब तक इसको गलत नहीं साबित किया जा सकता। समाजशास्त्र भी तो ऐसे काम करता है, विज्ञान करती है एक चीज को बार बार करती है, बार बार टेस्ट करती है, अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता है, और फिर सेम रिजल्ट आता है तो साबित हो जाता है कि ये तरीका सही है। ऐसा ही तो समाजशास्त्र में होता है। तो समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही खुद को विज्ञान की तरह समझ रहा है, ठीक है। जैसे विज्ञान अपने आप को समझती है उस तरीके से काम करता है, ठीक। अच्छा, ठीक, अच्छा, समाजशास्त्री जिन निष्कर्षों पर पहुंचता है, जिन कथनों पर पहुंचता है, जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं वो बार बार टेस्ट की जाती हैं। जैसे वैज्ञानिक जांच करते हैं ना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, वैसे इसके अंदर भी जांच की जाती है। कोई बीमारी आपको है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट होते हैं, कई बार टेस्ट होते हैं। ऐसे ही तो साइंस काम करती है। यहां पर भी समाजशास्त्रियों के पास भी ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्ट होते हैं ये अलग अलग व्यक्ति भी इनकी जांच करेगा तो ये सही पाए जाएंगे। मान लो किसी जगह पर गरीबी क्यों है, अब एक सोशियोलॉजिस्ट ने जाकर के पूरी रिसर्च करी, ठीक, वो अपनी रिसर्च दूसरे सोशियोलॉजिस्ट को दे देगा, वो जाकर के वहां पर रिसर्च करेगा तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ भाई सेम कारण है गरीबी का, गरीबी इसलिए क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना। तो हर व्यक्ति उन जानकारियों को दोहरा सकता है, उन जानकारियों को देख सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, समाजशास्त्र जो है ना
वो सवाल पूछती है। ठीक है, समाजशास्त्र सिर्फ ये नहीं है कि तुमको लगे कि यहाँ पर शादी के बारे में पढ़ लिया, परिवार के, ना ना ना, यहाँ पर पूरे आंकड़े पढ़ने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, समाज में किस किस वर्ग में ज्यादा बेरोजगारी फैली है, अशिक्षित है तो कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। आंकड़ों का पूरा एक तंत्र होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब एक व्यवस्थित अध्ययन तो होता ही है और साथ में क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या है, क्यों है और कितना है, तो डेटा भी है ना। तो ये भी एक वैज्ञानिक खोज का तरीका ही तो है ना। विज्ञान भी तो ऐसे ही बात करता है, डेटा निकालता है, फाइंडिंग करता है ना। ये सारी चीजें समाजशास्त्री भी करता है। ठीक, अच्छा, कोई भी समाजशास्त्री ऐसा है जो होता है तो वो कभी भी उसने कोई भी रिसर्च करी है ना। कोई भी समाजशास्त्री है अगर उसने रिसर्च करी है तो उसकी रिसर्च उसकी पूरे हाथ में होती है। वो अपनी रिसर्च पर डाउट करता है कि हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है रिसर्च गलत भी हो। क्वेश्चन पूछता है अपने आप से प्रश्न पूछने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है, ये कुछ समाजशास्त्र की खास बातें हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें यहां पर ठीक रहेंगी। दूसरा क्या है, एक विषय समाजशास्त्र है वो अनुभविक अध्ययन है। अनुभव के आधार पर हम चीज, जैसे विज्ञान को हम अनुभव के आधार पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कह दिया धरती गोल नहीं चपटी है, किनारे पर जाओगे तो गिर जाओगे। अबे ये क्या बात होती है। यूरोप में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था एक समय, है ना, यूरोप के समाज के अंदर। तो वहां का जो चर्च के पादरी होते थे वो कहते थे मैं सूरज को सुबह उठ के जगा देता हूं इसलिए सुबह होती है। सब लोग इन बातों को मान जाते थे। लेकिन फिर जब साइंस आई, साइंस का जन्म हुआ, तो लोग इन बातों पर क्वेश्चन करने लगे कि नहीं, पूरी दुनिया घूर ली, कहीं पर नहीं गिरे जाकर के किनारे पर, तो इसका मतलब धरती गोल है ना। सूरज तो धरती चक्कर लगाती है, सूरज के इस वजह से दिन रात होता है, तुम सूरज को जगाते ही नहीं हो। ठीक, तो लोगों ने चीजों को खुद अनुभव किया, फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। यही व्यक्ति समाजशास्त्र में होती है ना, कि व्यक्ति कुछ भी नहीं मान लेता है। तुम कुछ भी, लोगों ने बोला कि फला व्यक्ति इसलिए फेल हो गया या इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि पढ़ता नहीं था, तुम ऐसे नहीं मान लोगे, तुम अनुभव करोगे उस चीज को, उसका जीवनचर्या देखोगे, तब तुम मानोगे, है ना, कि हाँ भाई ये इसलिए फेल हुआ है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो। ठीक है, अब यहां पर एक टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, एक समाजशास्त्री हुए जिनका नाम था पीटर बर्जर। पीटर बर्जर ने बोला, पीटर बर्जर ने ना जासूसी तंत्र का एग्जाम्पल देते हुए कुछ बताया, है ना। जासूसी तंत्र का एग्जाम्पल देते हुए कुछ बात समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि जब कोई युद्ध होता है, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बहुत फोकस से समझना। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान क्या करने वाला है, उसके पास कितने सैनिक है, उसके पास कितने दिन का राशन बचा है, कितने दिन का हथियार बचा है, अगर ये सूचनाएं हमको मिल जाए तो ये हमको बड़ा फायदा होगा, है ना, युद्ध में बड़ा फायदा करेंगी। ठीक है, अब ये सूचनाएं हमको कैसे मिलेंगी, हम कोई अपना जासूस भेजे पाकिस्तान में, तो वो जासूस हमको सूचना देता जाएगा। ठीक है, तो यानी दूसरे की सूचनाएं अगर हमने हथिया ली तो हमको इसका युद्ध में फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि जो जासूस मैंने भेजा है उसके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना हो। पूर्वाग्रह ना हो मतलब वो किसी भी तरीके से उन सूचनाओं को ठीक वैसे ही दे जैसे वो हैं। अगर उसने पूर्वाग्रह मतलब पहले से कोई थॉट उसका बना हुआ है, अगर उसने उस सूचना में किसी भी तरीके की मिलावट करी, है ना, ये सूचना में किसी भी तरीके की मिलावट करी, तो भाई सीधी सी बात है कि उसका फायदा, उस सूचना का फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर जासूस ने सूचनाओं को ठीक ऐसे नहीं पहुंचाया जैसी वो हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब उसको लग रहा है, जासूस को लग रहा है कि यार पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है, पाकिस्तान 4 दिन में युद्ध हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास, तो जासूस गया और उसने देखा कि भाई हमारे जासूस को पाकिस्तानी की सेना में जॉब मिल गई, और जहां पर उनका पूरा आटा सप्लाई रखा रहता था, सप्लाई में जितना आटा चावल दाल रखा रहता था, उसने जाकर के देखा, उसने गिना 10 बोरे या चावल, 10 बोरे गेहूं, यानी ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ 5 दिन फाइट कर पाएंगे, है ना। एक दिन में 2 बोरे खत्म होंगे तो ये 5 दिन सिर्फ फाइट कर पाएंगे। ठीक, और वो बड़ा खुश हो गया, उसने आके इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक, उसने ये देखा ही नहीं कि पीछे 2 ट्रक भी खड़े थे जिसमें पूरा राशन भरा हुआ था। अब उसने हमको इंफॉर्मेशन दे दी कि 5 दिन के अंदर पाकिस्तान का राशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने सोचा ठीक है 5 दिन के बाद राशन खत्म हो जाएगा, 5 दिन के पास हम पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोलेंगे पाकिस्तान खुद सरेंडर कर देगा। और कहानी उल्टी पड़ गई। 5 दिन बाद हमने हमला बोला और पाकिस्तान ने सरेंडर ही नहीं किया, पाकिस्तान ने और दुगना हमला बोल दिया। इसका मतलब
वो युद्ध लड़ने को तैयार हैं, इसका मतलब उनके पास राशन ज्यादा है। ठीक है, तो चूंकि हमारे जासूस ने गलत इंफॉर्मेशन हमको दे दी, मिलावटी जानकारी दे दी, इस वजह से हमारा नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब किसी भी युद्ध में किसी दूसरे की सूचना को हथियाना उपयोगी होता है, लेकिन तब जब वो सूचनाएं किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, तब उन सूचनाओं को हथियाना, अदरवाइज वो सूचनाएं हमारा ही नुकसान कर देंगी। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय भी किसी जासूस की तरह ही काम करता है ना। तो अगर कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है, या उस जासूस को लग रहा है कि हम भाई अपने बॉस को ऐसी ऐसी बातें बता दें जो सुन के वो खुश हो जाए, तो भी अच्छी बात नहीं है। चीजों को वैसा ही बताओ जैसा वो है। ठीक है, एक समाजशास्त्रीय का काम भी जासूस की तरह ही है। ठीक है, अगर उसको समाज की समस्याओं को सुलझाना है, सरकार ने उसको काम दिया है कि गरीबी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, तो उसको समाज की प्रॉब्लम को वैसे ही सामने रखना पड़ेगा जैसे कि वो है। वो सरकार की तारीफ नहीं कर सकता कि भैया आपने देखो गरीब कल्याण योजना शुरू करी थी, बहुत अच्छी। हमको बताना पड़ेगा कि गरीब कल्याण योजना ठीक से काम नहीं कर रही है, मनरेगा ठीक से काम नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई समाजशास्त्री की तुलना एक जासूस से किस समाजशास्त्री ने की है। समाज, इस बात का जवाब क्या है, पीटर बर्जर ने की है, पीटर बर्जर नाम के समाजशास्त्री ने करी है ना। तो समाजशास्त्री की जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, हाँ, समाजशास्त्री की जिम्मेदारी यह है कि जब वो कोई रिसर्च करता है, जब कोई समाजशास्त्री अध्ययन करता है, तो उसके बारे में वो जो जानकारी जुटाता है, वो जानकारी एज इट इज दे। उसके अपने काम के प्रति वही जिम्मेदारी है जितनी कि एक नागरिक के प्रति, एक देशवासी के प्रति, एक देशवासी की अपने देश के प्रति होती है। ठीक है, इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमको समझना है, बस कुछ चीजें और पढ़नी है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अगले 20 मिनट में हम क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या है? जनरल नॉलेज एंड सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल नॉलेज क्या है? वही चीज, एक व्यक्ति बेरोजगार है तो क्यों बेरोजगार है? क्योंकि भाई उसने मेहनत नहीं करी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, ये जनरल नॉलेज है। समाजशास्त्री ज्ञान है, समाजशास्त्रीय ज्ञान क्या है कि डिटेल में समझना, उसके सभी आयामों का अध्ययन करना। ठीक है, और यह समझना कि उसकी व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम, उसकी अपनी प्रॉब्लम है या पूरे समाज की समस्या है ना। यह पहली चीज होती है, यह पहला मुख्य अंतर है समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञानों के बीच में, सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच में। यानी कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो सोशियोलॉजी है, जो कहना था सब कह चुके हैं, जो रह गया है वो सोशियोलॉजी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन की व्यक्ति की समस्या है, ये नेचुरल समस्याएं हैं उसके सामने। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, अब देखो प्रकृतिवादी उदाहरण से यहां पर समझाया गया कि अगर गरीबी के वर्णन की बात होगी, गरीबी क्यों होती है, तो इसकी प्रकृतिवादी व्याख्या क्या है? क्योंकि वो काम से जी चुराते हैं इसलिए लोग गरीब हैं। समाजशास्त्री व्याख्या क्या है कि भाई गरीबी का कारण समाज में फैली हुई असमानता है। ठीक है, असमानता की संरचना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो संरचना है, ब्राह्मणों के पास ज्यादा संसाधन है क्योंकि वो ऐसे काम करते थे जहां पर सैलरी ज्यादा होती थी। ठीक है, शूद्र ऐसे काम करते थे, सर्विस करते थे, तीनों वर्गों की सेवा करते थे, रथ बनाना, ये सारे काम करते थे, तो वहां पर पैसा कम मिलता था इसलिए वो गरीब रह गए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को अलग अलग करके आपको समझना पड़ेगा, समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम समाजशास्त्र का बाकी के विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। 1 मिनट देना मुझे। चलो, इसको समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, है ना। समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ? तो 2 कारणों से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। एक तो बौद्धिक कारण थे जो दिमाग के स्तर पर जिम्मेदार थे समाजशास्त्र के जन्म के लिए, और एक दूसरे कारण थे जिनको
हम बोलते हैं भौतिक कारण बोलते हैं, है ना। अब इसको एक बात एक तरीके से हम समझते हैं, इधर आओ। हाँ, यहां आ जाओ। ठीक है, दो कारण थे। एक क्वेश्चन तुमको से पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। समाजशास्त्र का जन्म के दो कारण हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र का जन्म कुछ बौद्धिक विचारों की वजह से हुआ। बौद्धिक विचारों की वजह से। ठीक है, अब बौद्धिक विचारों को क्या छुआ और देखा जा सकता है? नहीं। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि इनको छुआ और देखा नहीं जा सकता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को छुआ और देखा जा सकता है? नहीं छुआ और देखा जा सकता है। दूसरा क्या हुआ, एक तो बौद्धिक विचार होगा, ठीक, और दूसरा क्या हो गया, कुछ भौतिक परिवर्तन हुए। भौतिक परिवर्तन यानी कि जिनको छुआ और देखा जा सके। भौतिक मतलब जिनको छुआ और देखा जा सके। तो ऐसे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन कहां पर हो रहे थे? यूरोप के समाज के अंदर ये परिवर्तन हो रहे थे। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। असल में ना, यूरोप में एक समय था जिसको हम लोग बोलते थे डार्क एज, यानी अंधकार युग बोलते थे। क्या बोलते थे? अंधकार युग। अंधकार युग इस समय में को हम लोग क्यों बोलते थे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक समय ना यूरोप में बहुत ज्ञान का इस समय था। लोग बहुत अच्छे अच्छे जो एजुकेशनिस्ट थे वो यूरोप के अंदर हो रहे थे। यूरोप एक महाद्वीप है ना, दुनिया के महाद्वीपों में से एक यूरोप है। जैसे भारत एशिया में है, वैसे ही यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक, तो क्या था कि यूरोप के समाज में ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जन्म ले रहे थे। बहुत बड़े बड़े बौद्धिक चिंतन करने वाले चिंतक जन्म ले रहे थे। जैसे कि सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों ने बहुत काम किया एजुकेशन की फील्ड में, दर्शन की फील्ड में बहुत साथ ज्यादा काम किया। तो यूरोप में बहुत बुद्धिमान लोग हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों की डेथ के बाद, लगभग 5वीं शताब्दी में इनकी डेथ हो गई। 5वीं से 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था, वहां पर एकदम कोई भी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता था। सिर्फ अंधविश्वास और अंधविश्वास फैला हुआ था, है ना। और यह अंधविश्वास धर्म के कारण फैला हुआ था, धर्म के कारण। और इस अंधविश्वास को फैलाता कौन था? चर्च, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने खुद के हितों के लिए। अब ये अंधविश्वास कैसे थे? फॉर एग्जाम्पल, चर्च कहता था कि धरती गोल नहीं है, चपटी है, किनारे पर जाओगे तो गिर जाओगे। अच्छा भाई, धरती उड़ ना जाए इसलिए भगवान ने धरती पर पहाड़ रख दिए। अच्छा जी। पादरी होते थे कई चर्चों के जो कहते थे कि सूरज उठता नहीं है, हम उसको जाकर के जगाते हैं, इसलिए दिन और रात होता है। अब इस तरीके की बातें चल रही थी और लोग इस बातों को मान लेते थे। इसी अंधकार युग में बहुत ही ज्यादा क्या अंधविश्वास फैले हुए थे। ठीक है, और जब उनसे पूछा जाता था कि आपको ये बात कैसे पता, तो उन्होंने कहा हमने बाइबल में पढ़ी। हमको भगवान ये सारी बातें इसलिए बताते हैं क्योंकि हम लोग ज्ञानी लोग हैं, आप लोग पापी लोग हो, इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। अगर आपको पाप से मुक्त होना है तो वो चर्च के बाहर एक टेबल कुर्सी लगा के एक कागज भेजते थे, एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र भेजते थे। वो कहते थे अगर ये कागज खरीद लोगे तुम, तो बदले में तुमको भगवान पापों से मुक्त कर देगा और तुमको जन्नत में जगह मिलेगी, स्वर्ग में जगह मिलेगी, है ना। ऐसे कर करके चर्च खूब पैसा कमा रहा था। ठीक है, राजा को भी अब लोग चर्च से डरते थे। ठीक, तो वो लोग राजा को भी धमकाता था कि अगर भाई तुमने हमें जमीन दान नहीं करी, हमको खूब सारी दान दक्षिणा नहीं करी, तो लोगों को भड़का देंगे तुम्हारे खिलाफ। तो राजा भी दान दक्षिणा खूब करे चर्च को, बदले में वो लोगों से कहे चर्च की ये राजा साहब जो है भगवान ने भेजा है, जनता भी राजा का खूब सम्मान करे। इस तरीके से चर्च की अच्छी कट रही थी। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोग पूरी दुनिया घूमने निकले। अब जब दुनिया घूमने लगे तो किनारे पर पहुंचे, कहीं गिरे ही नहीं, उनको समझ में आया धरती गोल है। ठीक है, लॉजिकली सोचने लगे, है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था कॉपरनिकस, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था गैलीलियो। उसने बोला कि धरती गोल है भैया, धरती चपटी नहीं है। उसने बोला कि भाई धरती सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज धरती के चक्कर नहीं लगाता है। इन दोनों को फांसी की सजा हो गई, गैलीलियो को, कॉपरनिकस को, है ना। लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही, ये इन्होंने अनुभव करी, अपने अनुभव से सीखा, तर्क से सीखा। इन्होंने अंधविश्वास का ध्यान नहीं दिया, इन्होंने जो देखा उस पर लॉजिक लगाया, तर्क लगाया, है ना, कारण समझने की कोशिश की। तब उनको क्या हुआ, तब उनको ज्ञान उदय हुआ, तब यूरोप के समाज में पुनर्जागरण हुआ। यानी इस अंधकार के युग में जो यूरोप का समाज सो गया था, वो पुनर्जागृत हुआ, है ना। वो जागने लगा, कि अब चर्च पर क्वेश्चन करने लगा, चर्च से कहने लगा नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, और इस वजह से यूरोप के समाज में लोगों को ज्ञान आने लगा। इस समय को बोलते हैं ज्ञानोदय। ठीक है, अब लोग चर्च की बातों को काटने लगे। उन्होंने बोला कि अब हम अंधविश्वासों पर नहीं मानेंगे, अब हम तर्क पर मानेंगे, जो तर्क कहेगा, है ना। अब हम हर चीज का कारण जानने की कोशिश करेंगे, कारण पर मानेंगे। ठीक है,
और इस वजह से यूरोप के समाज में क्या आया, वैज्ञानिक क्रांति आई, है ना। अब जब लोग लॉजिक से सोचने लगे, है ना, हर चीज में लॉजिक लगाने लगे, तर्क लगाने लगे, तो नई नई चीजों की डिस्कवरी, आविष्कार शुरू हुए, है ना, नई नई चीजों की डिस्कवरी शुरू हुई, नई नई मशीन्स बनने लगी, है ना। वैज्ञानिक क्रांति में कई सारे नए आविष्कार हुए। जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बना लिया, है ना, बिजली से चलने वाला चरखा बना लिया गया, जिससे कपड़े बनाए जाने लगे, जिसको पावर लूम बोलते हैं। स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बन गई, जिससे सूत की कताई होती है, धागा काता जाता है ना। ट्रेनें चलने लगी, है ना, बहुत सारी चीजें, गन्स बन गई, गन्स बंदूकें बन गई, बारूद का आविष्कार तो पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों की वजह से तुम देखोगे कई सारी मशीन्स बनी, और उन मशीन्स की वजह से कई सारी फैक्ट्रीज लगी, है ना। इन मशीन्स की वजह से कई सारी फैक्ट्री लगी। अगर हम यूं बोलें कि कई सारे नए उद्योग लगे, तो क्या यह बात गलत होगी? नहीं गलत होगी। नए कई सारे उद्योग लगे। अभी तक जो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, वो कपड़े, यूरोप में जो कपड़े आते थे, वो कपड़े किससे? कॉटन के बने, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वो भारत से मंगाता था, क्योंकि भारत के बने हुए कपड़े पूरी दुनिया में बड़े फेमस थे, बड़े मशहूर थे। दूसरा, यूरोप के लोग मीट खाते थे, तो मीट को संभाल के रखने के लिए उनको मसाले की जरूरत होती थी, वो मसाला भारत से आता था। और भारत से जब वो ये सामान खरीदते थे, तो भारत को खूब बड़ी मात्रा में पेमेंट करते थे, सोने में पेमेंट करते थे, भारत की अच्छी कट रही थी। लेकिन जब वहां पर ये आया, फैक्ट्री लग गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, उद्योगीकरण आया, इसको क्या बोलते हैं? उद्योग क्रांति, है ना, उद्योग क्रांति, या फिर औद्योगिकरण का युग बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर कई सारी फैक्ट्रीज लगी, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ, तो अब मसालों की जरूरत खत्म हो गई, कपड़े बनाने की मशीन्स बन गई, तो अब हाथ से बने हुए कपड़े की जरूरत खत्म हो गई। अब ये लोग सारे काम यूरोप में करने लगे, है ना, मशीन से कपड़े यूरोप में बनाने लगे खुद ही, ठीक है। तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से, इस औद्योगिक अब जहां पर उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगी, तो वहां पर लोग आके, लोगों के पास जॉब नहीं थी ना, मैंने बताया ना पहले कि बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, खुद की जमीन नहीं थी, तो वो लोग जा जा करके उन उद्योगों में काम करने लगे, जहां जहां ये उद्योग लगे थे, इंडस्ट्री लगी थी, फैक्ट्री लगी थी, वहां काम करने लगे। और गए तो अकेले नहीं गए, अपने परिवार के साथ गए, है ना, अपने बीवी बच्चों के साथ गए। तो उसी जगह पर बच्चों को एडमिशन के लिए स्कूल बनाए गए, ठीक है, बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल बनाए गए, हॉस्पिटल्स बनाए गए। अच्छा, ये लोग बहुत आसपास रहते थे, यूरोप के समाज के अंदर ये लोग बहुत आसपास रहते हैं, आपस में घरों के आसपास इन्होंने घर बनाए थे, तो बीमारियां बहुत तेजी से फैल जाती थी, तो अस्पताल बनाए गए, ठीक है। ये लोग पैसा कमाने लगे थे, तो उस पैसे का सही संचालन करने के लिए बैंक बनाए गए। तुम देख रहे हो, धीरे धीरे एक शहर सा नहीं बनने लगा है, धीरे धीरे यूरोप के अंदर शहरीकरण नहीं होने लगा है, शहरीकरण। तो पहले यूरोप में सिर्फ गांव थे, है ना, पहले यूरोप की सोसाइटी में सिर्फ गांव थे, यूरोप के समाज में, अब यहां पर शहरीकरण होने लगा। पहले यूरोप के समाज में सिर्फ दो ही तरीके का वर्ग था, है ना, या तो सिर्फ अमीर लोग थे, या तो सिर्फ गरीब लोग थे, दो ही तरीके के लोग थे, तीसरे तरीके के लोग होते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या होने लगा? अब क्या होने लगा? ये अमीर आदमी क्या बन गया? उद्योगपति बन गया, ठीक है, उद्योगपति बन गया, ठीक। ये गरीब आदमी फैक्ट्री में जाकर के काम करने लगा, तो ये श्रमिक बन गया, ठीक। एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसको मध्य वर्ग बोला गया। मध्य वर्ग कौन था? जो अमीरों की तरह अमीर नहीं था, गरीबों की तरह गरीब नहीं था, वो बीच में था, कहीं बीच की स्थिति में था, ठीक है। और ये लोग कौन थे? ये फैक्ट्री में मैनेजर जो आए, वो फैक्ट्री में मैनेजर्स आए, वो सारे मैनेजर थे। जो ये नए शहर बन रहे थे, इन शहरों को चलाने के लिए जो जज थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सारे लोग थे, है ना, मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील। तो आप देखोगे कि समाज में पहले सिर्फ या तो आदमी अमीर होता था, या तो सिर्फ गरीब होता था, ठीक है। लेकिन अब एक नया वर्ग आने लगा है, समाज की संरचना चेंज होने लगी, एक नया वर्ग आने लगा है, जिसको हम लोग मध्य वर्ग बोलने लगे। तो यूरोप में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ, यूरोप की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आने लगा, है ना। यूरोप की सामाजिक, इस औद्योगिकरण की वजह से यूरोप की जो सामाजिक संरचना थी, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आने लगा, ठीक है। कैसा परिवर्तन आया, यह बात मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। मध्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है, मध्य वर्ग का उदय हुआ, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, नए वर्ग बने, है ना, एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, ये पहली चीज। दूसरा, शहर बनने लगे, है ना,
शहरीकरण बनने लगा। ठीक, तो इन शहरों के समाज को समझने के लिए इन शहरों की नई प्रॉब्लम्स थी, नई समस्याएं थी, गरीबी, भुखमरी, फिर तुम देखोगे तो यहां पर स्लम्स की समस्या, गंदगी की समस्या, बीमारियों की समस्या। ठीक है, अब यहां पर इन शहरों को चलाने के लिए सरकार चाहिए थी, तो इन सरकार को इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे जो बता सकें ये समस्याएं कैसे खत्म होंगी। ठीक है, तो ये जो नई सामाजिक संरचना आ रही थी, ये जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा था, इसको समझने के लिए, इस परिवर्तन को समझने के लिए, ठीक है, इस परिवर्तन को समझने के लिए एक नए सब्जेक्ट का, एक नए विषय का जन्म हुआ जिसका नाम था समाज शास्त्र। एक नए विषय का जन्म हुआ समाज शास्त्र। ठीक है, तो कहने का मतलब यूरोप के अंदर कुछ मटेरियल डेवलपमेंट हुए थे, कुछ भौतिक परिवर्तन हुए थे और कुछ सामाजिक, कुछ बौद्धिक परिवर्तन हुए थे। बौद्धिक परिवर्तन कौन से थे? यहां पर देखो, यूरोप के समाज के अंदर बौद्धिक परिवर्तन कौन थे भाई? पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, जहां पर लोग तर्कशील हो रहे थे, लोग हर चीज का कारण दे रहे थे। तो ये क्या थे? ये थे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये थे बौद्धिक परिवर्तन। ये क्या थे? ये थे बौद्धिक परिवर्तन। और यहां पर देखोगे, ये जो मशीन्स बन रही थी, ये जो फैक्ट्री बन रही थी, ये क्या थे? ये भौतिक परिवर्तन थे, क्योंकि इनको हम देख और समझ सकते हैं, है ना, देख और छू सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों परिवर्तनों की वजह से जो चीजें हैं, उससे समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में जन्म हुआ। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाता है समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में जन्म क्यों हुआ? बस यही सारी बातें, ये पढ़ते जाओ, ये पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ये जितना कुछ यहां पर लिखा है ना, ये जितना कुछ यहां पर लिखा है, ये सारी बातें मैंने तुमको इतने में समझा दी हैं। ठीक है, इतने में समझा दी हैं। ठीक है, ठीक, तो यहां पर मैंने तुमको क्या समझाया? अब देखो, लेकिन यहां पर एक चीज और हुई, 2-3 चीजें और समझाता हूं, फिर क्लास को एंड करता हूं। ठीक है, एक चीज और समझाता हूं, 2-3 मिनट की बात है, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। देखो, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो आएगी, ठीक है, जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, तो उससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा, ये बात तो होगी ही, साथ में एक और बात होगी। ठीक है, साथ में औद्योगिकरण की वजह से एक और बात होगी। क्या होगा? पूंजीवाद डेवलप होगा। ठीक है, पूंजीवाद डेवलप होगा। ठीक, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? पूंजी क्या होती है? मान लो मेरी जेब में 500 रुपए हैं, पर उस रुपए से मुझे शाम को जाकर के खाना खाना है, तो वो पूंजी नहीं होगी। पूंजी क्या है? मान लो मेरे बैंक में 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए का मैं इस्तेमाल करता हूं एक बिजनेस बनाने में, जिससे मैं और पैसा कमा सकूं, तो वो मेरी पूंजी है। पूंजी वो संपत्ति है जिसका इस्तेमाल आप और संपत्ति बनाने में करते हो, यानी पूंजी, इसको हम बोलते हैं पूंजी। और ये जो मेरी और संपत्ति बनाने की चाह है, इसी को बोला जाता है पूंजीवाद। पूंजीवाद के मूल में लाभ कमाना है ना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ये हर पूंजीवादी व्यक्ति की विश्वास होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। अब देखो, यूरोप के समाज में जो फैक्ट्री कपड़े बना रही है, पहले हाथ से कपड़े बनते थे, तो 10 दिन में एक कपड़ा बन रहा है, वो कपड़ा महंगा होगा, मेहनत ज्यादा लग रही है। अब मशीन एक दिन में 10,000 कपड़े बना रही है, इतने सारे कपड़े सस्ते होंगे। अब इन कपड़े को, सारे कपड़े तो यूरोप में नहीं बेच दोगे, तो बेचने के लिए भी तो आपको जगह चाहिए, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तो इंडिया में कब्जा करेंगे ये सारे यूरोपियंस, है ना, ब्रिटिश देखो इंडिया में कब्जा करेंगे, अफ्रीका पर में कब्जा करेंगे, ताकि वहां पर ये सारे कपड़े बेच के और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ठीक है, तो ये जो इनकी पूंजीवादी सोच थी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की, इस पूंजीवादी सोच की वजह से इन्होंने भारत जैसे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, है ना, उपनिवेशवाद। सबसे पहले तो देखो, इससे व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, कि पैसा कब आएगा? जब ये व्यापार कर पाएंगे, पूरी दुनिया में व्यापार कर पाएंगे, तो ये व्यापार करने निकले। अब व्यापार करने में इनको प्रॉब्लम होती थी, भारत के राजा इनके कपड़े खरीदते नहीं थे, तो भारत पर इनको कब्जा करना था। ठीक है, भारत को ये इसलिए अपना उपनिवेश बना लेंगे। सिर्फ भारत को उपनिवेश नहीं बनाएंगे, सिर्फ भारत को उपनिवेश नहीं बनाएंगे, दुनिया के और देशों को भी अपना उपनिवेश बनाएंगे, और फिर उन उपनिवेशों में सेम चीज रिपीट करी जाएगी, सेम पूरी कहानी वहां पर रिपीट करी जाएगी। वहां पर भी ये लोग उद्योग लगाएंगे, ठीक है, वहां पर भी उद्योग लगाएंगे, वहां पर भी शहरीकरण होगा, ठीक है, वहां पर भी शहरीकरण होगा, ठीक है, वहां पर इनको अपना राज करना है, ठीक है, तो इनको अपनी शासन व्यवस्था चलानी है। अब उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए
उनको क्या करना पड़ेगा कि वहां के समाजों को समझना है ना, वहां के जो लोकल स्थानीय समाजों का अध्ययन करना है, स्थानीय समाजों का। अब भारत में आदिवासी रहते हैं, भारत में क्या है, जातियां हैं, अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा, भारत के समाज को पूरा चलाना है, सरकार चलानी है, भारत की सामाजिक व्यवस्था ही नहीं समझ में आ रही कि कौन ऊपर है, कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, इतनी तो जातियां हैं। तो स्थानीय शासन को चलाने के लिए, ठीक है, स्थानीय शासन को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्थानीय समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, स्थानीय समाज को समझना पड़ेगा। और स्थानीय समाज को समझने के लिए क्या होगा, भारतीय समाजशास्त्र का जन्म होगा, भारतीय समाजशास्त्र का। इस तरीके से समाजशास्त्र भारत में एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, ठीक है, ठीक। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं। नगरीय केंद्रों का विकास, औद्योगिकरण से पहले काम की लय, ठीक, औद्योगिक, ये सारी चीजें, भारत पर कैसे प्रभाव पड़ा, ठीक है, ठीक। अब यहां पर मैं एक दो बातें तुमको और बता देता हूं। एक समाजशास्त्री हुए जिसका नाम था रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि इंसान जो है वो बंदर से मनुष्य बना, ठीक है, उसने ये बताया, सारी बातें यहां नोट्स लिखी हैं। उसने बताया कि इंसान बंदर से मनुष्य बना, ठीक है भाई। और इस पूरे प्रक्रम में सिर्फ एक ही बंदर नहीं था जो मनुष्य बना, कई सारे बंदर थे, ठीक है, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस। हम लोग क्या है, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम इंसानों का होमो सेपियंस है। तो जो बंदर आज सरवाइव करा वो बदलते हुए परिवर्तनों के साथ अपने आप को बदल पाया, है ना। जब पूरी दुनिया में बर्फ बर्फ थी उस समय को भी वो झेल पाया, बदलते हुए परिवर्तनों के साथ उसने खुद को बदला, इस वजह से वो आज जिंदा है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, है ना। जो यानी कि इसको बोलते हैं कि जो उपयुक्त की उत्तरजीविता, कि जो सबसे उपयुक्त होगा जीने के लिए वही जिएगा। डार्विन ने एक और चीज बताई, उसने बोला कि हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे अंग हैं। यहां पर दिल है, हृदय है, ये इधर किडनी है, इधर इधर किडनी है, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इधर लीवर है। ये सारे शरीर के अंग एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, ये उसने बताया, ठीक। इनमें से एक भी अंग रुक गया तो हमारा जीवन रुक गया, ठीक है। सबका अपना काम है और वो पूरे शरीर को चला रहा है। इसी तरीके से सेम ये विज्ञान कहती है ना, विज्ञान ने बताया कि व्यक्ति इसलिए जिंदा है, इंसान इसलिए जिंदा है। विज्ञान की इसी अवधारणा को समाजशास्त्र में भी लागू किया कई समाजशास्त्रियों ने, जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। उसने क्या बोला, उसने डार्विन की इसी चीज को लागू किया समाज में, कि समाज में भी अलग अलग अंग हैं, सरकार है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, इन सबका अपना काम है और ये सब अपना काम करते रहते हैं, इसलिए समाज चलता रहता है। ये कोई भी इसमें से खराब होगा तो समाज भी काम करना बंद कर देगा, है ना। तो यही चीज है। और भारत में कई, पूरी दुनिया में कई तरीके के समाज है, लेकिन जो समाज अपने आप को बदलता रहेगा बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से, वही सर्वाइव करेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो ठीक, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए पहले चैप्टर में, आप देखोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, पहले एक चैप्टर में एक टॉपिक रह गया आपका, मार्क्सवाद वाला टॉपिक रह गया, और समाजशास्त्र का बाकी के विज्ञानों के साथ संबंध क्या है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जब मैं आपको बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली एक सीरीज लेकर के आऊंगा, तो वहां पर इन टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी इन टॉपिक्स को करना ठीक नहीं था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के आधारों पर इन टॉपिक को करना ज्यादा ठीक बात है। मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतनी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपके दिमाग से। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। नोट्स में उन बातों को भी मैंने जिक्र किया है जो यहां पर मैं आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, है ना। वो सारी बातें नोट्स में लिखी हूं, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। जब क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारी बातें कराऊंगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास अगर आप देख लोगे, नोट्स ठीक से पढ़ लोगे, पहला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।